नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कक्षा 10 के 9वें अध्याय के चौथे भाग में बताऊंगा कि जैव विकास किसे कहते हैं, इनके कौन से सिद्धांत हैं और इसके क्या प्रमाण हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैं आपको मानव में लिंग निर्धारण बता चुका हूं। आइए अब जानते हैं हम लोग जैव विकास। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा किसे जाता है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अर्थात जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिससे आदिकाल के सरल एवं सूक्ष्म जीवों का आधुनिक काल के जटिल एवं उच्च श्रेणी के जीवों में विकास हुआ है, हुआ था और होता रहेगा। अर्थात जैव विकास जो प्रक्रिया है उससे हम यह सिद्ध करते हैं, उसी से ये स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जो आज का वर्तमान समय का आधुनिक मानव है वह प्राचीन काल में आदिकाल में उसकी जो उत्पत्ति थी वह एक छोटे जीव से हुई है। इसके परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास धीरे धीरे होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिससे आदिकाल के सरल एवं सूक्ष्म जीवों का आधुनिक काल के जटिल एवं उच्च श्रेणी के जीवों में विकास हुआ है, हुआ था और होता रहेगा। अर्थात तीनों में चलना है, भूत भविष्य वर्तमान। कहने का तात्पर्य है कि जैव विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है और इसी प्रक्रिया के तहत आधुनिक समय में वर्तमान समय में मानव का विकास हुआ है जो सबसे प्राचीन काल में निम्न श्रेणी के जीव के रूप में था और यह प्रक्रिया कभी भी रुकेगी नहीं। अब चूंकि प्रकृति में जो जैव विकास हुआ है यह अचानक नहीं हुआ है, जैव विकास होने में लाखों वर्ष लगे हैं। अचानक अगर एक छोटे से कोशिकीय प्राणी से अमीबा से अगर मानव का विकास हुआ है तो वह 1-2 साल में नहीं हुआ है, लाखों वर्ष लगे हैं, क्योंकि उसमें डीएनए में 1-2 प्रकार से परिवर्तन होगा तो अचानक नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जैव विकास की। जैव विकास जो होता है बहुत ही मंद प्रक्रिया है और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। अब प्रकृति में जो जैव विकास है उसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, किस प्रमाण के तहत हम लोग सिद्ध करेंगे, उसको हम जानते हैं कि जैव विकास के कौन कौन से एविडेंस हैं, प्रमाण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि जैव विकास हुआ है, हुआ था और होता रहेगा। सबसे पहले हम जैव विकास के प्रमाण में देखेंगे कि एविडेंसेज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्रकृति में जैव विकास हुआ है, इसके कई प्रमाण हैं। आइए हम जानते हैं इसके कुछ प्रमाणों को। सबसे पहला प्रमाण है समजात अंगों से जैव विकास के प्रमाण। समजात अंग, नाम है समजात, अर्थात एक ही जात से उत्पत्ति हुई होगी, इसे होमोलॉजी भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समजात अंग वे अंग कहे जाते हैं जो मूल रचना में समान हों किंतु अलग अलग कार्य करने के कारण अलग अलग दिखाई देते हों, ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए घोड़े का अग्रपाद, घोड़े का अगला पैर है, हमारा हाथ है, और मेढक का अगला पैर है, चिड़ियाओं के पंख हैं, चमगादड़ के पंख हैं, व्हेल के चप्पू हैं, सील के फ्लीपर हैं। ये सभी जो हैं उनमें जो मुख्य हड्डियां होती हैं, हमारे हाथ में जो भी हड्डी है ह्यूमरस और रेडियो अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये सभी हड्डियां उन जंतुओं में भी पाई जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उन जंतुओं का संबंध हमसे है, अर्थात उन जंतुओं से ही हमारा विकास हुआ है। अब इसके परिभाषा को देखेंगे। होमोलॉजी अर्थात समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जो मूल संरचना में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य करने के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इनसे जैव विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। समजात अंगों से जैव विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं क्योंकि मान लीजिए चिड़िया के पंख हम देखते हैं और अपने हाथ को देखेंगे तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देंगे, किंतु दोनों की जो मुख्य हड्डियां हैं वह समान है, इसीलिए ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। देखेंगे उदाहरण के तौर पर मनुष्य के हाथ, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, मेढक का अग्रपाद, व्हेल के चप्पू, सील के चप्पू, घोड़े का अग्रपाद आदि, घोड़े का अग्रपाद ये भी समजात अंग हैं। इसके बाद से डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि हम लोगों के हाथ में ऊपरी पोर्शन में यह हड्डी होती है ह्यूमरस और उसके नीचे वाले पोर्शन में रेडियो अल्ना, उसके नीचे देख रहे हैं यहाँ डॉटेड लाइन, ये है कार्पल्स, और इसके नीचे जो हाथों में अंगुलियां होती अंगुलियों में होती हैं जो हड्डियां उनको मेटाकार्पल्स कहा जाता है। और ये सभी जो
आप देख रहे हैं नाम, ये अंगों के नाम हैं। ये सभी अंग मनुष्य के हाथ, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख, मेढक के अग्रपाद, व्हेल के चप्पू, सील के फ्लीपर आदि, घोड़े के अग्रपाद आदि में पाए जाते हैं। जैव विकास के दूसरे प्रमाण में है समरूप अंग। समरूप अंग अर्थात एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो रूप, नाम से ही स्पष्ट है कि समरूप अर्थात रूप समान हो, एक ही कार्य करने के कारण जो अंग एक ही तरह से दिखाई देते हों किंतु उनकी मूल रचना अलग अलग हो, समरूप अंग कहलाते हैं। देखेंगे इसका परिभाषा समरूप अंगों से जैव विकास के प्रमाण में, एविडेंसेस फ्रॉम एनालोगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो मूल संरचना में अलग अलग भिन्न भिन्न किंतु समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चिड़ियाओं के पंख हम लोग देखते हैं, कीटों के भी पंख देखते हैं। दोनों के पंख देखने में तो हमको पंख की तरह एक समान लगते हैं, किंतु जो चिड़ियाओं के पंख हैं उसमें ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, इसके पहले वाले पार्ट में बता रहे थे कि ह्यूमरस और रेडियो अल्ना पाई जाती है, किंतु अब कीटों के पंख में उसकी त्वचा, स्किन होती है, वही फैल के और पंख के रूप में उड़ने का कार्य करने के कारण एक तरह से दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खी और बिच्छू के डंक, मधुमक्खी के जो डंक होते हैं वो और बिच्छू के डंक एक ही कार्य करने के कारण, दोनों का काम है डंक मारना, तो दोनों एक ही कार्य करते हैं, इसीलिए वो एक समान दिखाई देते हैं, किंतु उनकी हड्डियों में, उनकी मूल रचना में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कि बिच्छू के डंक, कीटों एवं चिड़ियाओं के पंख, मछलियों के पखने, व्हेल के चप्पू, ये दोनों जो मछली के पखने होते हैं और व्हेल के चप्पू, व्हेल के चप्पू में रेडियो अल्ना और ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है, जबकि मछली के पंख में ऐसा नहीं होता है। मधुमक्खी एवं बिच्छू के डंक। तीसरा जो प्रमाण है जैव विकास के, वह है अवशेषी अंग। नाम ही है अवशेष अर्थात शेष, बचा हुआ आर्गन, अर्थात ऐसे अंग जिनका उपयोग शरीर में, जीवधारी के शरीर में वर्तमान समय में न हो, किंतु इसके पहले इनके पूर्वजों में ये अंग सक्रिय थे और उनका उपयोग इनके पूर्वज किए हों, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ऐसे अंग जिनका उपयोग हमारे शरीर में न हो किंतु हमारे पूर्वजों में इनका उपयोग सक्रिय रूप से हुआ हो, ऐसे अंगों को अवशेषी अर्थात बचे हुए अंग के रूप में कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसके परिभाषा को कि वे अंग जिनका उपयोग, ऐसे अंग जिनका उपयोग वर्तमान में जीवों में नहीं हो किंतु उनके पूर्वजों में उनका उपयोग हो, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे मानव के 5 अवशेषी अंग। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि मानव के 5 प्रमुख अवशेषी अंगों के नाम बताइए। सबसे पहला नाम देखेंगे हम लोग निमेषक पटल, जो नेत्रों में हमारे पाया जाता है, आंखों में। इसका प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसका उपयोग तो नहीं है, किंतु जो हमारे जलीय जंतु पूर्वज थे जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है उनमें इनका सक्रिय उपयोग था। दूसरा है पुच्छ कशेरुका। हमारे पूर्वज, कहा जाता है बंदरों से मानव की उत्पत्ति जो हुई है तो बंदरों में पूंछ का काम होता था, सक्रिय रूप से था पूंछ, और उसकी सहायता से वो दिशा को बदलता था। किंतु वर्तमान समय में मानव में तो पूंछ नहीं है किंतु उसकी हड्डियां पुच्छ कशेरुका के रूप में उपस्थित है। कृमि रूप परिशेषिका अर्थात ये भी एक अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लव की पेशियां कानों में पाई जाती है। त्वचा पर बालों का पाया जाना। देखते हैं बंदरों के भांति जीवधारी के शरीर में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, अर्थात इनके पूर्वजों में लंबे घने बाल थे। चौथा प्रमाण है जीवाश्मों से जैव विकास के प्रमाण, अर्थात एविडेंसेज फ्रॉम फॉसिल्स। जीवाश्म किसे कहते हैं? हजारों लाखों वर्ष पहले अनेकों जीव जंतु और पौधे भौगोलिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी में समाहित हो गए, चट्टानों से दब गए, पत्थरों से दब गए, और उनके अवशेष हमें आज प्राप्त हुए हैं, किंतु वो जीव विलुप्त हो गए हैं। ऐसे जीवों को ही जीवाश्म कहा जाता है, और इनसे जो होते हैं जैव विकास के स्पष्ट और ठोस प्रमाण मिलते हैं। और जीवाश्म के तौर पर कई जीवाश्म प्राप्त हुए, उनमें से एक आर्कियोप्टेरिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है परीक्षाओं में भी कि आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म जो प्राप्त हुए थे वह किसके किसके बीच की संयोजक कड़ी था, और इसके दो लक्षणों को दिखाइए। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जीवाश्म कहते किसको हैं और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले जीवाश्म से जैव विकास के प्रमाण, अर्थात एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। हजारों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप अनेकों जीव जंतु एवं पौधे
पृथ्वी में समाहित हो गए, जिनके अवशेष आज हमें प्राप्त होते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं और इनसे जैव विकास के ठोस प्रमाण मिलते हैं। अर्थात हजारों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप धरती के नीचे चट्टानों में, पत्थरों में अनेकों जीव जंतु जो दबे थे, खुदाई करने पर वर्तमान समय में उनकी हड्डियां हमें प्राप्त होती है, उन्हीं को जीवाश्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप एवं पक्षी दोनों के लक्षण थे। अर्थात सरीसृप का अर्थ होता है रेंगने वाले जंतु, रेप्टिलिया वर्ग, और पक्षी अर्थात एवीज वर्ग। इन दोनों के लक्षणों युक्त था जीवाश्म का जो मिला था आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म, उसमें दोनों के लक्षण थे। आइए देखते हैं कौन कौन से लक्षण थे। तो सबसे पहले पक्षियों के लक्षणों में देखते हैं, पंख उपस्थित था, पंख पक्षियों में होते हैं, और इस आर्कियोप्टेरिक्स का जो जीवाश्म मिला उसमें भी पंख पाया गया, इसका मतलब यह पक्षी था। दूसरा, चोंच का पाया जाना, चोंच पक्षियों का लक्षण होता है, इसीलिए पक्षियों में चोंच का लक्षण जो उपस्थित होता है यह आर्कियोप्टेरिक्स में भी पाया, इसीलिए यह पक्षी का लक्षण दर्शाता है। सरीसृप के लक्षणों में देखेंगे, जबड़े में दांत। सरीसृप जितने रेंग के चलने वाले जंतु होते हैं रेप्टिलिया वर्ग के, उन्हें सरीसृप भी कहा जाता है, और उनके जबड़ों में दांत पाई जाती है, उनकी पूंछें लंबी होती है। ये तो हो गए जैव विकास के प्रमाण जीवाश्मों से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।